अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे पाकिस्तान में सहाफ़त और सहाफ़त से जुड़े लोगों को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और क्यों पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक मुल्क बनता जा रहा है। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अगर पूरे एशिया की बात करें और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी बात करें तो वहाँ इस तरह की थ्रेट्स मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं हुकूमत का रोल देखते हैं इस पूरे अमल में, और कोई भी हुकूमत हो हर दौर में हमने देखा जो डेटा है वो ये बताता है कि सहाफ़ी हमेशा अताब का निशाना बने। और हुकूमतें जो है वो अपने बयानिए सेट करने के लिए सहाफ़ियों को उनके ऊपर ज़बरदस्ती अपना बयानिया या एजेंडा टो करने के लिए प्रेशर भी डालते रहे। और मामला सिर्फ एजेंडा सेट करने या न्यूज़ एंगलिंग करने या उनको फ्रेमिंग करने तक नहीं रुका, बल्कि उनकी जानें भी ली गईं। और इस वाले से बारहा तहकीकाती कमीशंस भी बनते रहे, कमीशंस अपनी रिपोर्ट्स भी देते रहे, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। और यहाँ पे चूँकि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, 75 साल तारीख़ की बात करते हैं, तो उसमें कंपैरिजन होता है हमेशा सिविल हुकूमत का और मिलिट्री हुकूमत का। तो दोनों का जब कंपैरिजन किया जाता है तो बदकिस्मती से जो जमहूरियत के दावेदार जमातें हैं उनके अदवार में सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों को अताब का निशाना बनाया गया। उनकी किलिंग्स भी हुई और उनको कभी तो मुल्क छोड़ना पड़ा और कभी उनको नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। इस हवाले से जो नंबर्स हैं वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। और ख़ास तौर पे अब जो अरशद शरीफ साहब का मामला बना है, इसमें चूँकि ये बड़ा एक ड्रामाई मोड़ आ चुका है इस पूरे मामले में। जानी नुकसान अलग हुआ, पाकिस्तान का जो इमेज है वो ख़राब हुआ और इस वक्त एक तनाव है पूरे पाकिस्तान में। और यहाँ पे भी एक बयानिया सेट करने की कोशिश की जा रही है और कमीशन बना दिया गया है और अब उस पर तहकीकात भी होंगी। तहकीकात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात खदशात मौजूद हैं, चूँकि लोग जब और आम आवाम की जब हम बात करते हैं तो वो इन तमाम तर चीज़ों पे एतमाद करने को तैयार नहीं। और इस सारे अमल का जो नुकसान है वो हमारी रियासत को होता है। और रियासती इदारे इस चीज़ को बेहतर करने के लिए और उसको सही तहकीकात करने के लिए हुकूमत पे के साथ राब्ते में भी हैं और तहकीकात होंगी भी। लेकिन इस वक्त चूँकि एक डिबेट बन चुकी है और बार बार इदारों के दरमियान जो एक महाज रही है वो भी हमें नज़र आ रही है। और इस बयानिए को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और सही मानों में जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उनको कैसे बेनकाब किया जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हुकूमत पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि असल कातलों तक और असल ज़िम्मेदारान तक पहुँचना। और वो सवाल जो बार बार किया जा रहा है कि अरशद शरीफ ने पाकिस्तान छोड़ा क्यों, वो कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से उनको यहाँ से जाना पड़ा, वो कौन से अवामिल थे जो उनको उन अवामिल ने मजबूर किया कि वो मूव हों, यहाँ पे वो बात भी कर सकते थे, यहाँ पे रह भी सकते थे। और बहुत सारे सहाफ़ी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और उनको थ्रेट्स थी, उनको गोलियाँ लगी, उनकी जानों को भी ख़तरा रहा, धमकियाँ भी मिलती रहीं। लेकिन क्या वजह बनी कि एक पूरा इस वक्त जो नैरेटिव बिल्ड हुआ और उसके पीछे हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो सवाल खड़े हो रहे हैं। और न सिर्फ सवाल उठ रहे हैं बल्कि उसके पीछे लग रहा है कि शायद कोई प्लान था। और वो प्लान क्या था, अब इस पर खान साहब भी ये बात कह चुके हैं कि उनको भी मालूम था कि अरशद शरीफ को मार दिया जाएगा। ख़ुद अरशद शरीफ साहब की वीडियोस मौजूद हैं, वो कहते थे कि मेरी जान को ख़तरा है और जान तो ज़ाहिर है जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं हो सकती, मेरा इस पर ईमान है, मेरा इस पर यकीन है। तो ये चीज़ें जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, वो ये सारी चीज़ें फेस करते हैं। और इतनी कोई बड़ी इसके अंदर जो चैलेंज या जो सूरत हाल है इस तरह की कभी पेश नहीं आई। लेकिन ज़ाहिर है उनको जाना पड़ा और वो मुल्क से गए और अब जो है वो उनको कत्ल कर दिया गया, अब उनकी तदफीन भी होगी। लेकिन सवालात उठ रहे हैं और बड़ा चैलेंज होगा ये मौजूदा हुकूमत के लिए। आगे चलें तो बात होगी लॉन्ग मार्च की। लॉन्ग मार्च के हवाले से खान साहब ने ऐलान कर दिया और इस लॉन्ग मार्च को भी कहा यह जा रहा है कि जिस तरह पहले 25 मई का लॉन्ग मार्च था वो शुरू होने से पहले इसी तरह की कंट्रोवर्शियल बयानात आए। आज फैसल वावड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी वीडियो मैंने बनाई है, उस वीडियो में असल लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल सतह पर साजिश कर रहे हैं उनके नाम भी लिए और कौन
वो लोग हैं जो इस कत्ल में मुलव्वस हैं, उनके नाम भी मैंने बता दिया। अरशद शरीफ मेरे साथ राब्ते में था, फैसल वावड़ा ऐसा बता रहे हैं, और आखिरी लम्हे तक वो पाकिस्तान आना चाह रहा था, वो अपना काम दोबारा से शुरू करना चाह रहा था। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसकी टाइमिंग और जिस तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई, यूँ लग रहा है कि शायद एक नैरेटिव को डिफ्यूज़ किया जा रहा है और दूसरा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। ये भी एक ख़तरनाक हो सकता है। और आज हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे कि यहाँ बात करना क्यों मुश्किल हो गई, यहाँ पे किसी भी शख्स के बारे में सर्टिफिकेट देना, और कभी कोई गद्दारी का सर्टिफिकेट देता है, कभी उसको किसी इदारे के साथ जोड़ दिया जाता है, और कभी उसकी जान को ख़तरा होता है तो वो उसकी जान भी ले ली जाती है। तो इतना आसान क्यों है? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे, और न सिर्फ यहाँ बल्कि इस पूरे बड़े सग़ीर में इस तरह का हमने रवैये जो हैं वो देखें, और इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। पैनल आज हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल है। स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब, सीनियर दफ़ाई तज़ियाकार हैं। सर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, सीनियर कानूनदान हैं। बैरिस्टर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी। सर थैंक यू वेरी मच। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा फ़हमीदा यूसुफ़ी, सीनियर सहाफ़ी हैं, और ख़ास तौर पर इस पूरे मामले पे बड़ी गहरी नज़र भी रही उनकी, और बड़ी कुर्बत भी थी फैमिली के साथ भी अरशद शरीफ की, और ओवरऑल लिखती भी रही और इस मामले पे बोलती भी रही बहुत ज़्यादा। फ़हमीदा खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बाहर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के ज़रिए जनाब डॉक्टर प्रमोद भावा साहब, सीनियर तज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वहाँ एक न्यूज़ एजेंसी के और चैनल के हेड भी हैं। बहुत शुक्रिया प्रमोद साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। मैं आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन मैं जो पाकिस्तान में हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मेहमान, उनका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करके फिर हम आपसे भी जानेंगे कि भारत में जो हो रहा है, और ख़ास तौर पे मोदी सरकार के आने के बाद वहाँ पे न सिर्फ पूरे भारत के अवाम, बल्कि जब हम स्पेशली बात करते हैं ख़वातीन की, मुसलमानों की, अक़लियतों की, तो उनको भी टारगेट किया जा रहा है, और वहाँ भी सहाफ़ी चुन चुन के मारे जा रहे हैं। ये क्या स्कूल ऑफ थाट है, और क्यों इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ख़ास तौर पर एशिया की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं? ब्रिगेडियर साहब किस तरह देखते हैं ये पूरा मामला, और इस जिस तरफ ये बहस चल निकली है इस वक्त हर बंदा जो है ये सोच रहा है कि शायद पाकिस्तान को फिर कोई ख़तरा है। अभी फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी भी, मामला किस तरफ जा रहा है और इस पूरे इश्यूज़ को आप किस तरह देखते हैं? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो अरशद शरीफ साहब का कत्ल है इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें पूरी कौम और स्पेशली जो आपकी सहाफ़ी बरादरी है उनके लिए बड़े टेस्टिंग टाइम, उन सबको एक गम है, एक रंज है, और वो सारे इस चीज़ की तरफ देख रहे हैं कि कैसे इनके मुहरक़ात का पता चल सके अरशद शरीफ साहब की। ना हैविंग सेड दैट, उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान में आ चुकी है और कल जनाजा है, उससे पहले कोई भी इस तरह की बात करना वो गैर मुनासिब होगी। लेकिन इन सारे इस जो भी पैराए इस पर चल रहा है पाकिस्तान में, तो इस चीज़ को मत भूलें कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा टेस्टिंग टाइम है। ठीक है। और इट्स ऑल वॉर ऑफ परसेप्शंस, वॉर ऑफ नैरेटिव्स है, भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है जी। अभी जस्तिखाकी अरशद शरीफ साहब का यहाँ पे है, और इतने नैरेटिव्स चल चुके हैं जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, स्पेशली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लोग जो है वो इशारों किनायों में भी और डायरेक्टली ऑलमोस्ट नाम लेके बात कर रहे हैं। ठीक। जो कि मेरे ख्याल में गैर जिम्मेदारी है, इस किस्म में कोई बात नहीं। इस वक्त जो है कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। आपको जैसे कल DGSPR ने टीवी चैनल के ऊपर आके 3 चीज़ें कही। उन्होंने कहा जी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि वो पाकिस्तान से छोड़ के गई क्यों। बिल्कुल, जब वो खुद कह बड़ा रहे बुनियादी सा सवाल है ब्लेम कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कि खुदा न खास्ता कोई उनका कोई इंटरेस्ट है इसके अंदर। सेकेंडली उन्होंने कमीशन की रिक्वेस्ट की जो कि गवर्नमेंट ने कल ही बना दिया, और अब आज वो शायद कमीशन जो फ्लाई भी कर गया कीने की तरफ, और जो इसको जाके देखेगा। अब उसके ऊपर भी डिबेट चल रही कि जो गया है वो आधे लोग वो हैं जिनके खिलाफ वो लिखते थे, और आधे वो लोग हैं जिन्होंने उनको भेजा था। अब लोग इस तरह के जब सहाफ़ी बरादरी इस तरह की बातचीत करेंगे तो मेरे ख्याल में जो आपकी खुद की जो सहाफ़ी बरादरी है वो खुद पोलराइज हो रही है। आप अपनी क्रेडिबिलिटी जो सहाफ़ी बरादरी है उसकी क्रेडिबिलिटी को एक किस्म का चैलेंज कर रहे हैं। वो एफिलिएट हो रहे हैं, बजाय से कि आप अनबाइस्ड रिपोर्टिंग करें, आप बाइस होके या पोलराइज होके कर रहे हैं। अल्टीमेटली नुकसान किसका है? नुकसान पाकिस्तान का है। आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पाकिस्तान की, उसमें जहाँ के आपके पार्लियामेंट टॉप पे है, उसके साथ साथ पैरेलल में आपकी आर्म्ड फोर्सेस हैं। ठीक है। हम सिक्योरिटी स्टेट्स बन के रह गए जब से हमारा इंसेप्शन हुआ है, हम वॉर्स के अंदर ही चलते चले गए। अब आपका जो जितनी आपकी पाकिस्तान के जो उसका खड़ा हुआ है कमिटी ऑफ नेशंस के अंदर, उस बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन आर्म्ड फोर्सेस
जो है उनका बहुत बड़ा अमल दखल है, उन्होंने आपके एक्सटर्नल थ्रेट्स को संभाला हुआ है। अगर आप आर्म्ड फोर्सेस को डीमोरल कर दें सही, और तो आपकी पाकिस्तान की सिक्योरिटीज विल नॉट नो लॉन्गर बी डिफरेंट दैन जो लीबिया में, इराक में और बाकी यूक्रेन में जो हुआ है। तो लिहाजा आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अफेक्ट कर रहे हैं, प्लीज डोंट डू इट। आप देखें कि फायदा किसको हो रहा है। ठीक है, कौन फ़ायदा उठा सकता है, ये बड़ा ज़रूरी और बुनियादी सवाल भी है। बैरिस्टर साहब किस तरह देखते हैं, एक तो अरशद शरीफ साहब वाला ये वाक़या, और अब चूँकि तहकीकात भी होंगी, कमीशन भी बन गया, और अब इसके बाद ही पता चलेगा कि असल इश्यूज़ क्या थे। लेकिन पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान में जब वो थे तो FIRs पे FIRs कट रही थी और वो मजबूर हुए मुल्क छोड़ने पर। और यही वो बात है जो हर पाकिस्तानी कह रहा है कि कत्ल होना तो दूसरा अमल था, पहला अमल ये था कि वो यहाँ से गए क्यों, अपना मुल्क उनको क्यों और किन वजूहात पे छोड़ना पड़ा। आप खुद इंटरनेशनल लॉ पढ़ के आए हैं, चीज़ें क्या देखते हैं कानूनी तौर पे पाकिस्तान का ये केस कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और क्या हुकूमत जो है वो जो उसकी जो अप्रोच है इस केस को लेकर लीगली वो बिल्कुल सही है, और हमें जो इंसाफ के तकाजे हैं इस पूरे अमल में वो पूरे होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेरी वाइड एंडेड क्वेश्चन, काफ़ी मैं कोशिश करूंगा कि एड्रेस करूं। देखिए, पहली बात तो जहां तक आपने FIR की बात की, दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट फैक्ट इन दिस कंट्री एंड दिस हैज़ बीन सेड बाय एन एक्स चीफ जस्टिस ऑफ द पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा, और उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जो झूठी FIRs हैं वो सच्ची FIR से ज़्यादा लॉज होती हैं, और इस मुल्क में आपको किराए के विटनेसेस भी मिलते हैं, लोगों के ऊपर सेडिशन के मुकदमे स्ट्रेट हुए होते हैं। हालांकि सेडिशन का मुकदमा देना सिर्फ और सिर्फ कोई किसी SHO की ये लीगल पावर नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि किसी पे सेडिशन का मुकदमा दे, ये सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट बात है, सिर्फ इस दौर के अंदर नहीं, वो शहबाज शरीफ साहब जैसे प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने पहली बात की थी, मैं पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं करूंगा, मैच्योरली मुल्क को चलाऊंगा। बट एक अनफॉर्चुनेट बात है कि हर दौर के अंदर हमारी दूसरी साइड को हम विक्टिमाइज करते रहे, और ख़ास तौर पर वो आवाज़ें जो क्रिटिकल हैं, वो हमारी एक हिस्ट्री रही है। आप हबीब जालिब से शुरू करते हैं और आज तक आप अरशद शरीफ तक आ जाते हैं, तो ही इज़ नॉट द फर्स्ट सहाफ़ी, द फर्स्ट जर्नलिस्ट जिसके ऊपर मर्डर अटैम्प्ट हुआ है। हमने हामिद मीर के ऊपर भी देखा है, हमने अबसार आलम के ऊपर भी देखा है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि वो मरियम साहिबा की जो ट्वीट है वो आपने देख ही ली होगी कि अगर हम एक साइड ऑफ द आइल पे होते हैं तो हम कहते हैं कि ठीक है, पर दूसरे को कत्ल भी कर दो, अगर मेरा पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है तो मैं उसके ऊपर प्रोटेस्ट नहीं करूंगा। दूसरी आप आ जाए जर्नलिस्ट के राइट्स के ऊपर बात करने की, तो देखें ये तो बड़ी बुनियादी बात है। पहले हम किसी जर्नलिस्ट के कन्वेंशंस के ऊपर जाएं या प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एक्ट पे जाएं, कोई आपको जिंदा रहने के लिए तो आपको सहाफ़ी या फौजी या वकील या एंकर होने की जरूरत नहीं है, वो तो आप सिर्फ चूंकि एक इंसान है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी या UDHR भी जब शुरू होता है तो आर्टिकल 1 राइट टू लाइफ से शुरू होता है। हमारे फंडामेंटल राइट्स जब आर्टिकल 9 से शुरू होते हैं तो राइट टू लाइफ से शुरू होते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट 1 शुरू होती है तो राइट टू लाइफ से शुरू होती है। लेकिन इसमें भाई साहब एक चीज़ है जो हमारे पास डेटा भी है, 1997 से 2022 तक यानी आज तक पाकिस्तान में 90 सहाफ़ी कत्ल हुए, इंसाफ नहीं मिला। तो जब उन 90 को नहीं मिला तो हम क्या समझें कि इस वाले केस में भी इंसाफ होगा और तहकीकात बिल्कुल प्रॉपर? और ये तो देखिए बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड केस है। आप यहाँ पे जुडिशल कमीशन तो बना रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ अ गुड थिंग टू डू, देयर इज़ नो डाउट कि आपको एक जुडिशल कमीशन ऐसे वाक़े के ऊपर बना देना चाहिए। लेकिन असल में देखिए अरशद शरीफ का जो वाक़या हुआ, आपने चूंकि इंटरनेशनल लॉ की बात की, एक सब्जेक्टिव जुरिस्डिक्शन होती है हर मुल्क की, वो उसके हर सिटीजन के ऊपर होती है। अरशद शरीफ जो भी था, जैसा भी था, अच्छा था, किसी की नज़र में बुरा था, अल्लाह ताला वैसे दर्जात बुलंद करें, किसी की नज़र में अच्छा था, बुरा था, एक पाकिस्तानी शहरी था। एज अ पाकिस्तानी हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ होना चाहिए कि हमें केनियन हुकूमत से भी जवाब चाहिए, और नॉट ओनली दैट पाकिस्तान। मैं ये पूछना था, अभी तक की जो अप्रोच है वो आपको सही लग रही है? सही पाकिस्तान सही अप्रोच कर रहा है इस केस को इंटरनेशनली? आई थिंक ऑप्टिक्स स्पीक लाउडर देन एक्शंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैंने तो ये देखा है कि हमारी फॉरेन एम्बेसी की ऑफिशियल की वीडियो, वो तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हुई हुई है कि वो 5 मिनट के लिए अपनी कैंडी क्रश नहीं बंद कर सके। बिल्कुल ये वो रवैया है। अगर आप कहेंगे कि दैट इज सीरियस, एब्सोल्युटली नॉट। इन इंटरनेशनल लीगल मैटर्स दिस इज एन अनफॉर्चुनेट फैक्ट। अब अच्छी खबर ये है कि GHQ के अंदर एक लीगल लॉफेयर का जो एक सेल है, दैट इज स्टार्टिंग टू फंक्शन, वरना अदरवाइज कुलभूषण यादव पे हम अनफॉर्चुनेटली, आई विल नॉट लाई,
we lost that case, even though we had a very strong case, only because of poor legal representation, without thinking on how we are going to achieve the task ahead. We went into it. उसके बाद ये रिको डेक के अंदर प्रेसिडेंशियल लेवल, किसी दुनिया में कहीं होता है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने कोई एनल किया? इसमें कोई शक नहीं भाई साहब, जो आप बात कर रहे हैं और हमारी जो अप्रोच होती है वो हमेशा इतनी हम लेजी होते हैं इस पूरे मामले में, और शायद चीज़ों की जो संगीन नोयत होती है उसकी, तो उसको भी हम सही तरह से रीड नहीं कर पाते और केसेस को ख़राब कर देते हैं। और रवैये हमारे उस पर तो हम आगे चल के बात भी करेंगे कि हम किसी की जान भी चली जाती है तो हमारे जो है वो जो हम दिल में सोच के बैठे रहते हैं ना कि मैंने बदला लेना इससे, तो वो बदले की आग आपकी ठंडी नहीं होती। फहमीदा, पूरे मामले में अगर हम देखें, सहाफ़ी बरादरी डिवाइड हमेशा की तरह इस वक्त भी बदकिस्मती से, और ना कोई किसी को सहाफ़ी मानता है, कोई कहता है कि जी ये करेंगे तो आप सहाफ़ी नहीं है, फ़लाना सहाफ़ी है और फ़लाना सहाफ़ी नहीं है। इस सारी बहस से कतई नज़र आपको लगता है कि एक तो अरशद शरीफ वाले केस में, इससे पहले जो कि हम बात कर चुके हैं, पाकिस्तान में भी सहाफ़ी कत्ल हुए, पाकिस्तान से बाहर ये केस है, इंसाफ तो नहीं मिला। और हमने देखा कि ये सिर्फ हम कत्ल के लोगों की बात कर रहे हैं, और जिनको जबरी रुखसत किया गया, घर भेजा गया और तशद्दुद किया गया, वो भी आपके सामने। हाँ, जिस सूबे में हम बैठे हैं यहाँ क्या होता रहा, तो ये एक लंबी बहस है। लेकिन आपको लगता है कि कुछ इस मामले में तहकीकात होंगी और आम आवाम भी, कौम भी यकीन कर लेगी कि हाँ वाकई ये इसके जो कातिल थे उनको सज़ा मिल गई? देखिए, सबसे पहले तो अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है उस पर जितनी भी उसको कंडेम किया जाए वो है। हमारा उनके साथ नज़रियाती इख्तलाफ अपनी जगह होगा, लेकिन पूरी सहाफ़ती बरादरी जो है इस वक्त शदीद गम और गुस्से में है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। ये पहली दफ़ा शायद मेरा ख्याल है कि ये हुआ होगा हिस्ट्री में, हमारी हिस्ट्री में, कि हमारे इतने रिनाउंड जर्नलिस्ट, वही बात है कि यहीं से शुरू किया जाए कि उनके ऊपर ये 15-16 FIR से बोलने पर, सिर्फ ट्वीट्स करने पर जो है वो काटी गई, फिर उनको जो है वो उनकी जॉब जो है वो इसमें चली गई, सारा कुछ हो गया, वो कितने प्रेशर में थे। उसके बाद वो उनको किसने फोर्स किया कि वो बाहर जाएं? यहाँ से शुरू होना चाहिए। चलें, वो बाहर भी चले गए, और उसके बाद जितने सस्पेक्ट जो उनके जो सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें जो है उनको कत्ल किया गया, जिसके अंदर अभी तक पुलिस जो है, कीनिया की पुलिस, वो 4 दफ़ा जो है यू टर्न अपने स्टेट से ले चुकी है, और मतलब समझ से ये बाहर है कि उस गाड़ी के ना टायर बर्स्ट किए गए, ना उसके जो ड्राइवर था उसे कुछ कहा गया, ना जो है वो कुछ किया गया। तो आप मुझे ये बताइए कि जो सिचुएशन है वो जो है वो इशारे नहीं होंगे क्या, जो है जो हमारे यहाँ के बाअसर जो हल्के हैं, क्या उन पर सवाल नहीं? फहमीदा, मैं आपकी तरफ आऊँगा दोबारा, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आपकी ऑडियो सही तरह पहुँच नहीं पा रही। डॉक्टर प्रमोद साहब बताइएगा, एक तो अरशद शरीफ वाला केस ज़रा भारत में भी बड़ा फॉलो किया जा रहा है, दूसरा ओवरऑल जब हम बात करते हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पूरे बरसगीर की जब हम बात कर रहे हैं, क्यों बोलने पे पाबंदी है, बंदे मार दिए जाते हैं? भारत में तो खैर मोदी सरकार के बाद हम देखते हैं कि बहुत ही जो शिद्दत पसंदी है उसमें इजाफा हुआ है। कैसे खात्मा हो सकता है? और वहाँ पे जो NGO से बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बरखा दत्त ने किताब भी लिखी, उन्होंने रिपोर्ट भी किया था, लेकिन उनके खिलाफ भी ट्रेंड चलाए जाते हैं, उनको भी काम करने से रोका जाता है। तो क्या वजह है कि ये शिद्दत पसंदी जो है वो बढ़ती जा रही है इस पूरे खित्ते में? शहीद अशरफ शरीफ साहब की फैमिली को, उनके चाहने वालों के लिए, और ताजियत के साथ साथ मेरा सलाम है उस मिट्टी को और उस अवाम को जिसने अशरफ जैसे शेर पैदा किए। जहाँ तक सहाफत के ऊपर और सहाफियों के ऊपर तसद्दुद की और उनको कत्ल करने की बात है, तो ये आज से नहीं 1922 से है, जब सबसे पहले सहाफी को अंग्रेज हुकूमत ने तोप के आगे उड़ा दिया था। और उसके बाद जहां भी हुकूमत को, जहां भी ताज को, जहां भी तख्तों को कोई शक होता है, कोई शुबा होता है, जहां उनको अपनी थोड़ी सी भी इनसिक्योर फील होते हैं, उनका सबसे पहला निशाना वही सहाफ़ी ही होते हैं, क्योंकि सहाफ़ी किसी भी हुक्मरान को, किसी भी हुकूमत को पसंद नहीं होता, उनको मिरासी पसंद होती है। और मेरे ख्याल से आप मिरासी के मुतालिक बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, पहचानते होंगे। दूसरी बात, कमीशन बनाने की और उसके ऊपर तहकीकात करने की। हमारे बाबा मुल्क महात्मा गांधी की दहशतगर्दी में उनका कत्ल कर दिया गया,
अनफॉर्चुनेटली उसके लिए कमीशन बने और आज उसको उसके कातिल को हब्बुल वतन बताने वाली खातून हमारी एमएनए है। लियाकत अली खान साहब का कत्ल हुआ, उनको शहीद कर दिया गया, उनके ऊपर कमीशन बना। बीबी बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, उनके ऊपर कमीशन बना। उन कमीशनों ने क्या जवाब दिए, ये क्या उनके रिजल्ट आए? कमीशन का मतलब सिर्फ मैं तो यही मानता हूँ मिट्टी पाओ, वरना आज माजरत चाहता हूं, वरना आज जिस तरीके से इंफॉर्मेशन का जमाना है और पूरा एक ग्लोबल विलेज है, ऐसे में कैसे कमीशन की और कैसी जरूरत है? एक बदनाम जमाना तंजीम है अमेरिका की ब्लैक वाटर वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल वैसी ही एक तंजीम है एमोडम ऑफ केन्या। जी बिल्कुल। अशरफ साहब वहां गए थे, क्यों गए थे पूछ सकते हैं। हमारे आपके साबिका वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी जो है मोहतरमा काबिल एहतराम मरियम साहब ट्वीट करती हैं, एक इंसान, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, अब अपने आप को इस्लामी जमहूरियत कहते हैं, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है और आप एक इंसान के कत्ल के ऊपर केक बांट रहे हैं, वो भी मेरे त्योहार के नाम पर, किसी और बहाने से बांट लेते। और अब इसका होगा क्या, इन कमीशनों का और इन सब चीजों का होगा क्या? कल एक आपके रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल साहब की मैं वीलॉग सुन रहा था, जो इशारतन जो है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की भारत की एजेंसी के ऊपर भी इल्जाम लगा रहे थे, अमेरिका की एजेंसी के ऊपर भी इल्जाम लगा रहे थे। जहां मैं इतनी तो वजाहत कर सकता हूं ईमानदारी से, जी जी, मैं बतौर भारतीय अपने हब्बुल वतनी होने के बावजूद मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि मुझे उतनी ही मोहब्बत उस सरजमीन से है जहां मेरे बुजुर्गों की रूहें परवाज करती हैं। तो ये हकीकत है कि उसमें हिंदुस्तान का या किसी बाहरी एजेंसी का कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, ना होना चाहिए, और उसका कोई मतलब भी नहीं बैठता। अगर कम से कम इंडियन का कोई इंटरेस्ट रहता हो उसको कत्ल करने का, तो उससे कोई बेनिफिट इंडिया को नहीं होने वाला था, क्योंकि हमारे लाख आपस में इतराफ है, हम एक दूसरे को दुश्मन कहते हैं, 50 बात करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं और बड़ी जबरदस्त नफीतुली गुफ्तगू आपने की, लेकिन एक सुकून वाला पाकिस्तान ही हिंदुस्तान के ठीक, ये तो ज़ाहिर तहकीकात होंगी, चीज़ें आएंगी, ज़ाहिर जब इस तरह के वाक़यात होते हैं शकुक व शुबहात जन्म लेते हैं और इल्ज़ामात भी लगते हैं। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, भारत को भी यही चैलेंजेस दरकार हैं इस वक्त और पाकिस्तान में भी यही दरपेश है हमें बोलने के लिए, तो ये कोई लगता है आपको कि अगले आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी होगी और लोगों को बोलने दिया जाएगा और बोलने के नाम पे कत्ल नहीं होंगे? अब ये तो डिपेंड करता है अवाम के ऊपर, ये डिपेंड करता है सहाफ़ियों के ऊपर। अगर फिर भी लिफाफा सहाफ़ी और सहाफ़ी की जगह मिरासी सामने आते रहेंगे तो यकीनन ऐसा ही होगा। और अगर सीने में दम है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगर आप सहाफत को एक जब तक प्रोफेशन समझेंगे, जब तक एक कारोबार समझेंगे, तब तक ये सारी तकलीफें आती रहेंगी। जब सहाफत को आप एक इनकलाब समझ लेंगे, जब आप ये मान लेंगे कि सहाफत का मतलब इंसानियत के लिए और हक आवाज के लिए इनकलाब करना है, तो यकीनन किसी बड़े से बड़ी हुकूमत और हुक्मरान की भी हिम्मत नहीं होती, किसी तानाशाह की भी हिम्मत नहीं। बिल्कुल ठीक है आपने डॉक्टर प्रमोद रावत साहब, बहुत शुक्रिया भारत से आपने हमें ज्वाइन किया और आप बता रहे थे कि वहाँ पे क्या दरपेश चैलेंजेस हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से बड़ी खूबसूरत बातें की उन्होंने। शायद बहुत सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इस तरह की बात नहीं करते जो उन्होंने बात की और उन्होंने बताने की कोशिश की कि इस वक्त जो चैलेंजेस हैं, एक इंसानियत का, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और उन्होंने लफ्ज़ों का जो चुनाव किया बड़ा बेहतरीन था। तो ये हमें पोलिटिकली भी समझना होगा, जो शिद्दत पसंदी है शायद इसी तरह के जो
इंटेलेक्चुअल्स हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो सामने आएंगे, बात करेंगे, तो हम शायद डायलॉग की तरफ आ सकें और पाकिस्तान और इस खित्ते को की डेवलपमेंट के वाले से और अमन अमान के वाले से हम अपना इनपुट दे सकें। नाज़रीन, यहाँ वक्तुबा ब्रेक का, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ेगा। कुछ मज़ीद पैनलिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस पर बात कर सकें और इस नतीजे पर पहुँच सकें कि इस कौम को और पाकिस्तान को डायलॉग की तरफ कैसे लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।